नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके विद्यासागर सर में। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, एकदम राजी खुशी सब लोग। सबको गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हिस्ट्री क्लास अपन स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। उससे पहले हम रिवीजन करते हैं। जिस प्रकार से रोज अपन रिवीजन करते हैं तो उसी प्रकार से अपना जो कल वाली क्लास थी उसके अंदर जो पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं। उससे पहले जो नए जुड़े हैं उनके लिए एक ही बात जो रोज वाली है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो क्या है और किस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। आपकी तैयारी को आप किस प्रकार से सुनिश्चित कर सकते हो महत्वपूर्ण कंसेप्ट के साथ, ठीक है। और भी यूट्यूब पे पढ़ाते होंगे लेकिन इस तरह से लॉन्ग कंटेंट में पढ़ाना बड़ी बात होती है थोड़ी सी, तो उस प्रकार से हम पढ़ाते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने वाले जो रोज देखते हैं रेगुलर उनको कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप लाइक कर देते हैं। फिर भी एक बार लाइक का बटन दबा दे और शेयर भी कर दे दबा के, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिवीजन। तो रिवीजन के अंदर जो है पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसका रिवीजन करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर कि जो राव सुजा थे उनके पुत्र थे वीरम। उन वीरम की जो है मृत्यु हो गई थी एक युद्ध अभ्यास के दौरान। तो उनके बेटे वीरम के बेटे या फिर हम ऐसा कह सकते हैं सुजा के पोते वो बने थे राजा। वीरम की मृत्यु हो चुकी थी तो बेटा कौन, राजा कौन बनेगा? वीरम का बेटा यानी कि सुजा का पुत्र कौन बना था? राव गांगा। राव गांगा के समय हमने पढ़ा कि राव गांगा के समय ज्यादातर जो लोग थे मतलब सामंत थे उनके, उन सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। जोधपुर के पास इतना कहा जाता है कि मारवाड़ के पास जोधपुर और सोजत ही दो रियासतें बची थी, उसके अलावा जितने भी सामंत थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा हमने कल पढ़ा कि जो मालदेव था उसने हत्या कर दी थी किसकी? राव गांगा की। आग तो होगा भाई साहब, ठीक है, दो ही रियासतें बची फिर क्या करते ही क्या। और जो मालदेव है उसको जो है मारवाड़ का पितरहंता भी कहा जाता है ना। इसके बाद हमने स्टार्ट किया मालदेव। मालदेव की मम्मी कौन थी? पद्मा कुमारी थी, जो कि सिरोही वाले जो चौहान थे उनकी क्या थी? बेटी थी। यह मैंने वहां पे पढ़ाया था, कल वाली क्लास में भी पढ़ाया था, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा क्या स्टार्ट किया? चंद्रसेन, चंद्र सॉरी मालदेव। मालदेव के अंदर ही हमने पढ़ा कि ये जो है 52 युद्धों और 58 परगनों का राजा था। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो 52 युद्ध है इनमें से कुछ इंपोर्टेंट राजाओं को हराया था, उनके बारे में चर्चा की थी हमने। जिस प्रकार से हमने भद्राचूर्ण का एक राजा था वीर सिंहल, ठीक है। नागौर से कौन था? नागौर से था दौलत खां, ठीक है ना। नागौर से कौन था? दौलत खां। और जैसे जालोर था वहां से था ताज खां और सिकंदर खां। और उसके अलावा हमने बात की थी जैसे जैसलमेर वाला लूणकरण को हराया था, लूणकरण ने वापस फलूद दे दिया था और जो है यहाँ पे अपने जैसलमेर ले लिया था। रियांग रियांग के अंदर जो राजा था उसको हराया था। उसके अलावा डूंगर सिंह को हराया था, सिवाड़ा वाले डूंगर सिंह को हराया था। इसके बाद में थोड़ा सा आगे पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने पढ़ा था कौन सा? पाएबा साहिबा का युद्ध, जिसके अंदर राव जो जैत है उसको हराया था, बीकानेर वाला जो था राव जयसिंह उसको हराया था किसने? मालदेव ने। और ये युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1541 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था, ये हमने बात की थी। इसके बाद में हमने बात किया कि जो कल्याणवन था जयसिंह का पुत्र वो चला गया किसके पास? शेरशाह सूर्य के पास। उसके बाद में हमने बात की कि वीरम देव था मेड़ता का, ठीक है। मेड़ता जो रावदूता गया था जोधा का पुत्र, उसी के वंशज था कौन? वीरम देव। वीरम देव को हराता है और वहां पे जो है वीरम देव भी शेरशाह सूर्य की शरण में चल जाता है। अब आप कहोगे कि मान लो भाई भाई है एक तरीके से, तो उस पर आक्रमण क्यों किया? तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर ही कि जो है वीरम देव से इस प्रकार से लड़ाई हुई कि जो सेवकी का युद्ध था उस सेवकी के अंदर जो दरिया दोस्त हाथी था उसके कारण यह विवाद हो गया था, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर की। इसके बाद में हमने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया और हमने पढ़ा कि हुमायूं के साथ संबंध है। हुमायूं के साथ संबंध पढ़ा तो हमने कहा कि हुमायूं जो है जो बिलग्राम और चौसा युद्ध के अंदर हार गया तो उसके बाद थोड़ा पाकिस्तान गया, उधर पाकिस्तान के राजा के साथ मिला, वहां वालों ने मदद नहीं की तो वापस इधर आया जैसलमेर की तरफ, क्योंकि मालदेव ने पहले जब हारा था ये तभी कहा था कि मदद कर दूंगा। तो ये आया था जोगी तीर्थ नामक स्थान पर रुका था जैसलमेर के अंदर, ठीक है ना। इतनी बात की हमने। उसके बाद में जो है ये 3 लोगों को भेजता है, कौन कौन से? मीर समंद और रायमल सोनी और एक आदमी और था कौन? उत्का खां। इन तीनों को भेजता है मालदेव के पास कि तुम जाओ और तुम बात करके आओगी वो हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मालदेव ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था और वो उसने कहा कि भाई ठीक है हेल्प कर दूंगा, और वापस जो है भेज दिया किसके पास? हुमायूं के पास, जैसलमेर। उसके बाद जो है हुमायूं जो है एक लाइब्रेरियन था उसका, ठीक है, तो उससे सलाह लेता है कौन था? मुल्ला सुल्क। मुल्ला सुल्क ने कहा नहीं देखो मालदेव तुम्हारे साथ धोखा करने वाला है, तो वो उसकी सलाह पे जो है मालदेव पे विश्वास नहीं करता है, वापस चला जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि शेरशाह सूरी जो है सॉरी जो इसके बाद में पढ़ा गिरी सिम्मल का युद्ध। गिरी सिम्मेल का जो युद्ध हुआ कब हुआ? 5 जनवरी, ठीक है ना, 5 जनवरी को हुआ। उसके बाद में किस किस के मध्य हुआ था? तो वो हुआ था शेरशाह सूरी और अपने मालदेव के मध्य। शेरशाह सूरी की तरफ से कौन कौन थे? कल्याणमल और वीरम देव, ठीक है। बाद में जो है मदद की थी जलाल खान ने। और जो अपना मालदेव था उसकी तरफ से कौन थे? जेता और कुंपा। मालदेव वापस चला गया था, विश्वास नहीं किया था, ठीक है, वो कान का कच्चा निकला, वो तो कहावत है हमने बताई थी कल। जो
गिरी सुमेल वाली जो युद्ध वाली जो कहानी है पूरी पूरी हमने कल पढ़ी थी। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो शेरशाह सूरी है, जो गिरी सुमेल के बाद में, युद्ध के बाद में ख्वास खां के नेतृत्व में सेना भेजता है, और बाद में क्या होता है कि जो मालदेव है वो चल जाता है, सिवाना चल जाता है, और सिवाना को जो है मारवाड़ वाले जो राठौड़ थे उनकी क्या कहा जाता है, शरणी स्थली कहा जाता है। बेसिकली सारे राठौड़ों की शरणी स्थली किसको कहा जाता है, सिवाना को कहा जाता है। इससे आगे अपन को पढ़ना था, ठीक है। एक बार रिवाइज करो, आप पढ़ो एक बार से, फटाफट पढ़ लो जो हमने कल लिखाया था, कल पढ़ा था उसको जल्दी से रिवाइज कर लो आप। देखिए एक बार मैंने रिवाइज किया, एक बार आप रिवाइज करोगे। कल पढ़ा था तो आपने जाके भी पढ़ा होगा, मतलब जहाँ पे क्लास खत्म होने के बाद आपने एक बार रिवाइज किया तो याद हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से पढ़ लो। तब तक मैं हेडिंग डाल रहा हूँ जो नेक्स्ट अपन को पढ़ना है, रूठी रानी पढ़ना है अपन को। मैंने कहा था रूठी रानी, कल टाइम हो गया था क्लास के इसलिए नहीं पढ़ पाए थे। इनकी एक रूठी रानी थी, उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे इसके बारे में। कल कुछ कमेंट आए थे, ठीक है, तो उनका भी जवाब देना है थोड़ा सा। तो लिखो रूठी रानी, हेडिंग लो सबसे पहले तो। मालदेव की भी एक रूठी रानी थी भाई साहब। कौन थी, कैसे थी, अभी बात कर लेते हैं। मैंने बता भी दिया था लगभग लगभग, तो आइडिया हो गया होगा कुछ लोगों को। तो मैं पानी पी लूं तब तक, तुम रिवाइज कर रहे हो, तो हेडिंग डालो रूठी रानी। नाम क्या था इसका सबसे पहले तो, भाई रूठी रानी तो इसको कहते हैं, लेकिन रूठने के बाद इसको रूठी रानी कहा जाता है। तो लेकिन इसका नाम क्या था, सबसे पहले नाम पढ़ते हैं, ठीक कौन बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले नाम है इसका उमादेव भटियानी। क्या नाम है, उमादेव भटियानी। अब पढ़ते हैं ये कौन थी। ये थी जैसलमेर की राजकुमारी। कौन थी, जैसलमेर की राजकुमारी थी। अब देखो हुआ क्या, मैंने आपको कहा था कि जो जैसलमेर वाले थे कौन, लूणकरण। जो जैसलमेर वाला लूणकरण था उसने क्या किया कि जब जैसलमेर पे आक्रमण किया मालदेव ने और जीता, तो उसने वापस क्या कहा कि भाई फड़ौदी ले लो। मालदेव को कहा लूणकरण ने कि फड़ौदी ले लो, और फड़ौदी लेके भाई हमको छोड़ दो यार, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो मालदेव ने कहा ठीक है, धूड़ बंद, तुम फड़ौदी दे रहे हो ना, फड़ौदी दे दो मेरे को, ठीक है। फड़ौदी दे दिया। लूणकरण को लगा कि भाई साहब लूणकरण मतलब फड़ौदी जो है फ्री में दिया हमने, दिया तो फ्री में ही है, युद्ध भी तो हुआ नहीं है, लेकिन सिर्फ मतलब हराया है, एक तरह से आक्रमण करने के लिए बोला था, तो फ्री में दे दिया हमने फड़ौदी। और यहाँ पे भाई साहब हो सकता है बाद में आक्रमण कर दे, भरोसा थोड़ी है किसी का, ठीक है ना। तो यहाँ पे सोचा कि भरोसा, तो क्या करें। तो उसने कहा कि किसी चीज में उलझा देते हैं मालदेव को, ताकि जो है बाद में आक्रमण नहीं कर सके। तो कहा कि ऐसी किस चीज में उलझाएं जो, तो कहा कि अपनी बेटी है उमादेव भटियानी, उसकी शादी कर देते हैं किससे, मालदेव से। मालदेव से अगर शादी कर देंगे तो यहाँ पे संबंध बन जाएंगे, ठीक है। मैं उसका ससुर बन जाऊंगा, दामाद बन जाएगा, दामाद जी ससुर जी पे आक्रमण थोड़ी करेंगे, बस नहीं करेंगे ना। तो जो है लूणकरण है अपनी बेटी उमादेव भटियानी की शादी करवा देता है, किससे, मालदेव से। मालदेव को कहता है लूणकरण कि मालदेव जी, हाँ तो आपको एक बात कहनी है। कि क्या, बताओ। कि मेरी बेटी है। कहा हाँ, तो उमादेव भटियानी उसकी शादी करानी है। मालदेव ने कहा नहीं की और पूछ पूछ, मैंने कभी मना किया है क्या। तो लूणकरण जी ने कहा कि इस दिन तुम बारात लेके आ जाना। तो मालदेव ने कहा ठीक है, आ जाएंगे। अब मालदेव जी को कहा कि यार बाराती थोड़े कम ही लाना भाई यार, मतलब कि लूणकरण ने कहा छोटी सी रियासत है अपनी, तुम तो इतने बड़े हो, हमारी छोटी सी रियासत है, ठीक है, हम थोड़ा एडजस्ट कम कर पाएंगे। तो मालदेव जी ने कहा निश्चिंत होकर रहो, हम थोड़े से बाराती लेके आएंगे। तो लूणकर जी ने कहा ठीक है। अब बात ये थी कि कुछ छोटी मोटी रियासत नहीं थी जैसलमेर, लेकिन मारवाड़ के सामने तो छोटी थी, लेकिन जैसलमेर उतनी भी छोटी नहीं थी कि बारात ही अफोर्ड ना कर पाए, ठीक है, इतनी खिला ना पाए। उन्होंने का प्लान किया था लूणकरण का कि जो मालदेव है उसकी हम हत्या करेंगे। कैसे, कि मान लो कि जब बारात आती है तो आपने देखा होगा जो बींद होता है ना, ठीक है, जो दूल्हा होता है, उस दूल्हे के साथ सिर्फ एक दो आदमी ही उस मंडप के अंदर अलाउड होते हैं, बाकी को जो है बाहर ही रहना पड़ता है। जो बारात का डेरा होता है वहां पे रहते हैं बाकी लोग, और जो अ, बींद यानी कि जो दूल्हा है और वो और उसके साथ दो या फिर तीन लोग, हाईएस्ट तीन लोग, वो जो है वहां पे रहते हैं। अब ये बात जब प्लानिंग बना रहा था लूणकरण, तभी जो है उमादेव भटियानी ये बात सुन लेती है कि यार भाई साहब देखो,
किसी को धोखे से मारना ये तो गलत है ना। भले मेरा बाप मार रहा है ये, लेकिन मेरे बाप हो सकता नहीं कोई मेरे बाप को मारने की प्लानिंग बना रहा हो धोखे से, वो गलत है। तो ये भी गलत है कि मान लो कि वो मालदेव, भले मान लो कि अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी किसी को धोखे से मारना तो गलत है। तो उमादेव भटियाणी जो है वो खत लिखती है किसको, मालदेव की जी को, मालदेव जी ध्यान रखियो, आपको जो है लूणकरण जी जो है मारने की, मेरे जो पिताजी है वो मारने की आपको प्लानिंग बना रहे हैं। तो मालदेव जी ने लगा देखो मारने की औकात तो है नहीं, लेकिन फिर भी तुमने सचेत कर दिया तो ध्यान रखेंगे। मालदेव ने जो उसके दोस्त थे हंसते मुस्टे ने उसको कहा, कुछ बुलाया, कहा कि जब तक शादी ना हो ना, जब तक फेरे करके उठू नहीं, तब तक लूणकरण अंदर नहीं आना चाहिए भाई साहब। अगर अंदर आ गए ना तो तुम्हारी खैर नहीं। दोस्तों ने कहा ठीक है यार भाई साहब, कर लेंगे, ये जुगाड़ करेंगे कुछ ना कुछ। बारात जाती है वहां पे, अब दो तीन जनों को अलाउड था अंदर, दो तीन जने ही आते हैं। लूणकरण जी देखो, पहले क्या होता है, जरूरी नहीं है कि लूणकरण जी मतलब कि कोई पिता हो। अपने राजस्थान में ये होता है कि कोई पिता, जरूरी नहीं है कि कोई पिता ही मान लो कन्यादान करे, कोई भी कर दे, दादा भाई बेटा, मतलब बेटा मतलब कि उसका बेटा, लूणकरण का बेटा जो पिता होता है, मतलब भाई भी कर सकता है, बड़ा भाई कर सकता है, काका जी कर सकते हैं, बाबा जी कर सकते हैं, ठीक है ना, बड़े पापा। तो कोई भी कन्यादान कर सकता है। आजकल वाले तो क्या है कि वो फिल्मों के अंदर नहीं होते, हीरोइन के बाप के पिता ही कन्यादान करेगा, तो वो कई दिक्कत नहीं होती। अपने मारवाड़ी के अंदर कहीं ने देखा हो ना, तीन तीन चार चार बहनें एक साथ बैठते हैं, तो कहीं पे बड़ा भाई बैठ जाता है, कहीं पे मान लो कि बड़े पापा बैठ जाते हैं, कहीं पे पास वाले जो पड़ोस वाले बड़े पापा है या अंकल है वो बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कन्यादान कर देते हैं। तो लूणकरण की बारी थे, जैसे ही वो गेट के अंदर बढ़ने लगे, मतलब जो मंडप है उसके अंदर जाने लगे, तो जो दोस्त थे उन्होंने कहा आओ लूणकरण जी, क्या भाई जी यार तुम भी, ठीक है आओ। तो लूणकरण जी को एकदम तगड़ा सेट किया वहां पे, ऐसा सेट किया कि भाई साहब सुबह उठे ही नहीं, जब नींद लगी तब तक गीत गा रहे थे। कौन से विदाई वाले गीत गा रहे थे कि भाई सब भाई 40 साल से रहनी है, गीत गा रहे थे। लूणकरण जी ने कहा ये क्या हुआ, कि हुआ तो कुछ नहीं, विदाई हो रही है भाई की, और क्या हो रहा है। लूणकरण जी ने कहा मरवा दिया भाई साहब, रात को तो मामला गड़बड़ हो गया। अब भाई साहब मालदेव निकल जाता है वहां से, ठीक है, और निकलता है, और बारात पहुंचती है कहां पर, बारात मतलब वापस आ जाते हैं, बारात आ जाती है अपने काम पे, मारवाड़ जोधपुर आ जाती है। जोधपुर आने के बाद जो है दोस्त फोन करते हैं किसको, मालदेव को, कि भाई साहब देख रात को हमने लूणकरण को पूरा सेट किया मामला, ठीक है, नहीं आने दिया, जो तूने कहा वो किया। अब रात को यार हम पूरी रात जागते रहे, ठीक है, तेरे लिए जागते रहे और किसी लिए जागते रहे, अपने को चाहिए फुल पार्टी, ठीक है, अब पार्टी चाहिए। तो मालदेव ने कहा कब कब चाहिए पार्टी, क्या अभी चाहिए यार, आज ही चाहिए, ठीक है शाम को कर दे फिर। मालदेव ने कहा ठीक है आ जाना। गए दोस्तों के साथ, मालदेव ने उस दिन भाई खुशी खुशी के अंदर की भाई यार मैंने भटियाणी को मान लो कि मैं पन्ना के लेके आ गया, लूणकरण ने जो मान लो कि साजिश रची थी उसको फेल कर दिया, मतलब जोश जोश के अंदर ज्यादा ही पी गया, छड़ गई भाई साहब। अब छड़ तो गई, वापस आया, शादी तो हो रखी थी, वापस तो आना ही था, ठीक है। वापस आया तो जो बेसिकली रूटी रानी उमादेवी भटियानी थी, उसके साथ एक और आई हुई थी, जैसे मैंने कहा ना ओलुंदी आती है, ठीक है, ओलुंदी जानते हो ना आप क्या होती है। तो वो ओलुंदी आई हुई होती है, किसके साथ, किसी भी महिला होती है उसके साथ, पहले वाले जमाने में, अभी तो नहीं आती क्योंकि पूरा घर देख चुके होते हैं, ठीक है। कौन थी, भारमली। कौन थी, भारमली। ये जो भारमली थी ओलुंदी आई हुई थी, मतलब इसके साथ ही आई हुई थी, बचपन से बड़ी हुई वहीं पे, इसकी दासी वासी थी, तो भारमली आई हुई थी इसके साथ। अब भाई साहब उमा दे भटियानी जो थी, वो तो अपने कंगा वंगा करेगी, राजा वाजा आ रहे, मतलब राजा भले ही कितना पिया हुआ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन आ तो राजा रहा है ना। तो राजा के आने से पहले वो अनाउंसमेंट तो होगा, भले राजा सादा हो, कैसा भी हो, पिया हुआ हो, लेकिन क्या होगा, राजा जब आएगा तब अनाउंसमेंट होगा। जैसे अनाउंसमेंट हुआ, भाई साहब अपने जो उमादी भटियानी थे एकदम से सजा धसने लगी कि अरे वो सेंट कहाँ है, ये क्या है, ये कहाँ है, कंगा दो जल्दी से। अब जैसे गेट पे गए तो भारमली को कहा होगा उमादेव भटियाणी ने कि जाओ तुम गेट खोलो, तब तक मैं ये रह गया, मैं थोड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। जाता है भाई साहब, जाती है भारमली गेट खोलने के लिए। जैसे गेट खोलती है, मालदेव को क्या पता भाई साहब, बिगड़ा उसको लगा कि होगी उमादेव भटियाणी, ठीक है, उसको पता नहीं चला, ठीक है। और जब सुबह उठा तो उमादेव भटियाणी जा चुकी थी अजमेर। तो भारमली को पूछा कि रानी कहाँ है, कि रानी तो गई, कि कहाँ, कि अजमेर, कि क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला कि मैं तो भारमली हूँ, आप तो कुछ और ही समझ बैठे अपन को, ठीक है। तो वहां से जो है भारमली के कारण विवाद हो जाता है। अब आप समझ लो ना, कोई जो भी विवाद है, कौन सा विवाद होता है, भारमली विवाद के कारण जो है अजमेर रही थी आजीवन, किसके साथ, अपने पुत्र राम के साथ। अब आप कहोगे रूठ के चली गई तो राम कौन सा, तो दत्तक पुत्र था, मतलब गोद लिया हुआ पुत्र था, कौन है, राम, ठीक है ना।
भारमली विवाद के कारण अपने दत्तक पुत्र राम के साथ आजीवन अजमेर के दुर्ग में रही। और इंट्रो में अगर लिखना चाहो यहाँ पे इंट्रो मान लो तो लिख लेना। जैसलमेर की राजकुमारी तो थी इसके अलावा लूणकरण की बेटी थी, लिख लेना लूणकरण की पुत्री। इसके बाद में कुछ दरबारी विद्वान आते हैं कहते, ठीक है वो लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख लो अपने उमादेव भटियाणी, रूठी रानी इनकी जो थी उनके बारे में लिख लो, फटाफट लिखो। लिख लिया 100% पक्का। एक लाइन और लिख लेना इसके साथ साथ। केलवा नामक स्थान पर अपने पति की पगड़ी के साथ सती हो गई। ये क्या राम कहानी है, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ये लिख लो फटाफट से। केलवा नामक स्थान पर अपने पति के, पति कौन था, मालदेवी था वैसा, और कौन होगा। नेक्स्ट लिखना दरबारी विद्वान। कौन, दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान कौन कौन से, तो सबसे पहले नाम आता है एक बंदे का, कौन, आसानंद जी। आसानंद जी कौन, आसानंद जी। अब वो कहानी क्या थी वो मैं सुनाता हूँ कि भाई केलवा नामक स्थान पे मृत्यु हो गई थी, क्या कुछ हुआ था। अब मालदेव से रूठ के तो चली गई रूटी रानी। अब रूटी रानी जब रूठ के चल जाती है तो उसको मनाने के लिए एक आदमी को भेजता है मालदेव कि भाई तुम जाओ और तुम मना के लेके आओ यार। रूटी रानी ऐसे रूठ के चली गई, कल को बेइज्जती हो जाएगी, ठोकेंगे भाई साहब जैसलमेर वाले कि रूटी रानी गई तो कैसे की भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमने तुमको ब्याह करके भेजी है तुम्हारे, और तुम ऐसे रूट रुटा के भेजवा रहे हो वहां पे अजमेर, तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। तो वो भेजता है, एक बंदा था इसरदास। कौन, इसरदास जी। इसरदास जी को कहता है कि तुम जाओ और तुम मना के लेके आओ अपने रोटी रानी जो है उमादेव भटियाणी को मना के लेके आओ भाई साहब। इसरदास जी जाते हैं वहां पे अजमेर, और अजमेर जाके उमादेव भटियाणी को कहते हैं कि क्या समस्या हुई है आपके, हमें बताइए। आप आइए वापस, आपको पूरा सम्मान मिलेगा। देखो ऐसा नहीं है कि आपके साथ मिसबिहेव किया जाएगा। अगर आपके साथ पहले मिसबिहेव हुआ है, मालदीव ने अगर किया है मान लो, तो वो आगे से रिपीट नहीं होगा पहले बात तो वो बता दी अपनी जो भी राम कहानी हुई थी उसके साथ कि भाई साहब इतना घटिया आदमी अपनी लुगाई को नहीं पहचानता, इतना नाजुक आदमी कि उसको ये पता नहीं चला कि उसकी लुगाई कौन सी है, तो फिर वो क्या ही करेगा आगे। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, अब आगे से नहीं होगा।
उसने कहा होगा जो होने होगा, लेकिन मैं वापस जाऊंगी तो कैसे जाऊंगी भाई, काल तो वहां वाली तो यही कहेगी ना कि काल तो गई उछलती उछलती नाचपाची आ गई, तो वो भी तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसने कहा तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा, तुमको एक शब्द भी कोई कुछ नहीं कहेगा। इसके अलावा मैं तुमको ये भी कहता हूँ कि जो तुम हो, तुम क्या होगी वहां की पटरानी बना, तुमको वहां पे पटरानी बना देंगे मालदीव जी। उन्होंने कहा है कि वहां पे तुमको क्या बना देंगे, पटरानी और बना देंगे। इसके साथ साथ एक और एडवांटेज ये है कि जो तुम्हारा दत्तक पुत्र राम है ना, इसको भी राजा बना देंगे अगला। क्या बना देंगे, ये जो दत्तक पुत्र है तुम्हारा, इसको भी अगला राजा बना देंगे। तुमको ये भी दिक्कत नहीं होगी, मान लो तुम्हारे पुत्र के बारे में सोचो कि मेरा पुत्र भी है राम यहाँ के इसके साथ रह रही हूँ, इसको वहां पे राजा बना देंगे, फिर तो आ जाओ। और तुमको कोई कुछ कहेगा नहीं, भी तुम आई गई कुछ भी हो तुम्हारे साथ। ठीक है, आजकल वाली जो शादी टूटी इसलिए तो टूटती है, छोटी सी मोटी सी लड़ाई होती है, लड़की फोन कर देती है अपने पीर वालों को, भाई आ जाता है बुलेट थार लेके और ले जाता है बहन को। अब वो जो बहन है वो तो लुगाई है, वो इसलिए नहीं आ पाती वापस कि मैं पाजी जाऊं तो कहीं की। और आदमी ये सोचता है कि भाई साहब गई तो वो है, बेसिकली गलती मान लो अगर लुगाई हो तो वो आदमी सोचता है कि यार गलती तो उसकी है, फिर मैं क्यों जाऊं। और लुगाई ये सोचती है कि अगर मैं चली गई तो मेरी क्या रहेगी। इस चक्कर में दोनों जाते नहीं है और विवाद बढ़ जाता है, तो एक जने को झुक जाना चाहिए। इसी प्रकार से मान लो कि उमादेव भटियानी कहती है कि भाई बढ़न दो, चल जाते हो, ठीक है, तो वो जाती है। अब वहां पे वाले को पता चलता है कि वो आएगी तो पटरानी बनेगी। अब उनको लगा यार वो आएगी पटरानी बनेगी तो अपने खतरे में है। मालदेव जी उनको ज्यादा रेस्पेक्ट देंगे, अपनों को तो भूल जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक और बंदा था, कौन, आसनंद जी, इनको कहा कि देखो तुमको कुछ भी करो, ठीक है ना, तुम कुछ भी करो लेकिन वो यहाँ पे नहीं आने चाहिए उमादेव भटियानी। तो आसानंद जी ने कहा ठीक है वैसे, रानियों का अधिकार था क्योंकि उसमें तो पटरानी हुई थी ना वहां पर, तो पटरानी के तो वो जो ऑर्डर है आदेश है उसको तो मानना पड़ेगा। तो वो आते हैं। अब ऐसे डायरेक्ट कैसे कहते हैं कि वो नाजोगा आदमी है मालदेव, ऐसा कहते तो भाई साहब था तो दरबारी विद्वान ही, उसको सल्टा नहीं सकता मालदेव, किसी किसी को सल्टा भाई साहब बाप को मार गया है आसानंद जी, तो क्या बात है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो करते क्या है, ये एक दोहा लिखते हैं, यानी दोहा लिखते हैं, और उस दोहे के माध्यम से उसको कहते हैं। उसके बाद जो पालकनी होती है या फिर क्या होती है, उसके बाद डोली वोली होती है जिसके अंदर वो जाती है, तो उसको कहा रानी तो यही है क्या, तो उसने कहा हाँ। उसने कहा ठीक है तो सुने। उसने एक दोहा सुनाते हैं वो कि मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तजमान, दो दो गज न बंधे एक ही खंबे ठाण। कि मान रखे तो पीव तज, यानी अगर मान चाहिए ना, आपको मान सम्मान चाहिए, तो आपको जो है अपने पिया पीव यानी कि जो आपके पति है उसको भूलना पड़ेगा। मान रखे तो पीव तज, यानी अगर आपको मान चाहिए तो आपको जो है आपके पति को भूलना पड़ेगा। पीव रखे तजमान, मतलब यदि आप अपने पति को रखना चाहते हैं तो फिर आपको मान नहीं मिलेगा। भैया कहेंगे क्या लोग, वहां वाली रानियां कहेंगे काल तो फुदकती फुदकती गई ना, आज आगे पाची हटे, ठीक है, तो वो ऐसा कहेंगे। तो दो दो गज न बंदे एक एक खंबे ठाण, इसका मतलब ये है कि दो हाथी हो तुम। ऐसे थोड़ी है, तुम मान लो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मान लो जो तुम्हारे पिताजी किसान होंगे या तुम्हारे घर के अंदर मान लो एक दो भैंसे तो होगी ना, तो तुम ऐसे थोड़ी एक दो बकरियों को एक साथ बांध देते हो, दो भैंसों के एक साथ बांध देते हो, एक ही खूंटे पे नहीं बांधते ना, अलग अलग खूंटे पे बांधती है ना, बांधते हो ना। एक खूंटे पे कभी बांध मत देना, घर वाले बाहर जाए तो भाई साहब सींगड़े जो है ना फंसा लेगी भैंसियां, ठीक है, और वो निकलेंगे और नहीं कटवाने ही पड़ेंगे फिर, तो दिक्कत हो जाएगी वहां पे, ठीक है। और टूट टूट गए तो भाई साहब तुम तो खत्म हो, फिर घर वाले तुमको नहीं छोड़ेंगे भाई साहब। एक भैंस लगभग लगभग 1.25 लाख की होती है, 1 लाख की तो मान के चलो, नॉर्मल भी भैंस मानो तो 80,000 90,000 की होती है, तो तुम तो गए। तो एक भैंस को एक ही खूंटे पे बांधना है, ये बात सीख ली ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं अपन। आसनंद जी दरबारी कवि थे इनके, इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी या दोहे लिखे थे, कौन कौन से लिखे थे तो लिखना। उमादेव भटियाणी हीरा कवि, दूसरा था बागा भारमली, बागा भारमली ना दोहा। एक और अपने जो गोगा जी है, उनकी गोगा जी रिपेट लिखी है इन्होंने। अब आप सोचोगे वो जो केलवा नामक स्थान है उस पे क्या वो पगड़ी वाली क्या है, तो वहां पे उसके बाद में क्या है कि वो वापस वहीं से उन्होंने कहा कि उसने उमादे भटियाणी ने कि भाई साहब दुआ समझ में आ गया कि क्या कहना चाह रहा है आसानंद जी, कहना क्या चाहते हैं, ये दुआ समझ में आ गया। तो वो वापस कहती है भाई साहब यू टर्न लो यहीं से,
तो वहां से वो केलवा चल जाती है, और वहीं पर जो है जब इसको पता चलता है कि भाई साहब मालदेव की मृत्यु हो चुकी है, तो वहां से जो है उसकी पगड़ी के साथ जो है सती हो जाती है, ठीक है ना। और ये मत पूछना कि पगड़ी किसने पहुंचाई है, भाई साहब मैंने पहुंचाई थी, मैं लेके गया था थार और मैं पकड़ा के आया था, ठीक है ना। तो ये लिख लो इनके जो है, ये जो चर्चा, इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम विस्तार से। बाघा भारमली दूहा, ये क्या है? भारमली जो है कहीं में भी शब्द मिल जाए, मैंने कहा था बॉलीवुड में जोया और हिस्ट्री के अंदर जहां पे भी भारमली शब्द मिल जाए, मान लो गड़बड़ है मामला। अभी इतने में सलटेंगे थोड़ी, अभी मोटी मोटी राड हो रखी थी भारमली के चक्कर के अंदर भाई साहब। अभी पढ़ाते हैं, तुम लिखो सब इतना सा लिखो पहले, मैं पानी पी के थोड़ा सा, ठीक है, गला सूख ना जाए, बीच के अंदर फ्लो नहीं टूटना चाहिए ना, गर्म पानी रखते हैं भाई साहब, ठीक है, गला खराब ना हो इसलिए। तो अब चर्चा करते हैं बाघा बारमिलेरा दोहा, कि बाघा बारमिलेरा दोहा जो है उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो एक लिख लो फटाफट से। इसके साथ साथ एक और कवि हुए थे इनके दरबारी विद्वान के, उसके बारे में लिख लो, फिर अपन समझते हैं इनके बारे में, क्योंकि फिर लिखना क्या काम रहेगा नहीं, ठीक है ना। लिखो तो ईश्वरदास जी, ईश्वरदास जी ने दो लिखी थी किताबें, कौन कौन सी? एक तो देवयान, देवयानी, और दूसरी थी इनकी हरिरस। एक था हाला झालारा, हाला झालारा, हाला झालारी कुंडलियां, ये क्या थी ये भी समझाएंगे अभी। सुर सत्सई, क्या थी? सुर सत्सई। अब बात करते हैं बाघा भारमिल दोहा की, बाघा भारमिल दोहा क्या था? ठीक है, हमने अपन बात कर ली थी कि भाई साहब क्या हुआ था कि उमादे भटियाणी वापस चली गई थी। अब इसके बाद में वापस चलने के बाद क्या हुआ कि पीछे कौन बच गई? भारमली। तो अपन भाई साहब मालदी को क्या फर्क पड़े, एक गई तो दूसरी आए। भाई साहब भारमली से बात करने लगे, विवाद किसके कारण हुआ? भारमली के कारण। तो भारमली से बात करने लग गया, एकदम फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप हो गई। अब भारमली को लगा कि जैसे सावन वावन आया होगा, तो उसको लगा यार पीर, मतलब कि उसको मालदेव को कहा कि मालदेव जी, मैं क्या है कि ये सावन जो है अपने पीर में बिताना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि तो ठीक है चल जा, जैसलमेर चल जा, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा तो मेरा तो पीर है ही नहीं। तो उसने कहा जैसलमेर फिर क्या है कि जैसलमेर मेरा तेरा पीर थोड़ी है, मैं, मेरे को तो पता ही नहीं है माँ बाप कौन है अपने, तो वहीं पली वहीं बड़ी, और वहां पे ही अपने को दासी बना दिया भाई साहब उमादे भटियाणी की, और वही अपना पीर है। अगर मैं वहां पे जाऊंगी तो वो तो क्या समझेंगे कि मेरे कारण ही विवाद हुआ है। उमादे भटियाणी अगर गई है यहाँ से तो मेरे कारण ही गई है, तो वहां पे मेरे को कौन रखेगा जैसलमेर के अंदर? तो मालदेव चिट्ठी लिखता है कि भाई साहब अपने भारमीर को कोई कुछ कहना नहीं चाहिए। तो कौन कहे, ठीक है, कौन छेड़े दिलेर को? जो खत था उसको पढ़ा, और लूणकरण जी ने कहा ठीक है भाई आने दो, कोई दिक्कत नहीं है अपने। भारमली चल जाती है उधर से, लूणकरण जी फिर मरती हो जाती है, उसके बाद जाती है भारमली, ठीक है। तो भारमली जाती है, आराम से रहती है वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है वहां पे दूसरा राजा बन गया था, कौन कौन बन गया था? हर राय। अब भाई साहब वहां पे प्रॉब्लम ये होगी कि वहां की रानी थी वो हो गई परेशान भारमली से, क्यों? क्योंकि वहां का राजा जो है राजकुमार, वो जो राजकुमार था, कौन, किसका बेटा? लूणकरण का बेटा जो है, वहां पे अपने निगाहें डालने लग गया भारमली को। भारमली को देखता ही भारमली तो है, तो है जो है भारमली है, कि जीजा जी की गलती नहीं है इसके अंदर। भाई साहब महादेव जी की गलती नहीं है, गलती तो भारमिली की है। अब इसके बाद में वो तीनों रानियां परेशान हो जाती है, तो जो बीच वाली रानियां थी ना, उस बीच वाली रानी का एक कोटड़ा के अंदर एक भाई था, कौन? बागा डाकू, ठीक है, वो जो बाघ सिंह जी डाकू थे,
वो क्या थे, डाकू थे बेसिकली। बाघ सिंह जी डाकू से डाकू ही होंगे और क्या होंगे। जो डाकू थे उनको फोन करती है बीच वाली रानी और कहती है कि बाघ सिंह जी देखो यहाँ पे हो रही है प्रॉब्लम। पहले तो ननद भाई का वो घर बिगाड़ के आ गई वहां पे, और यहाँ पे अब अपना घर बिगाड़ने वाली है, तो आप आओ और कुछ करो। बाघ जी आते हैं यहाँ पे जैसलमेर, और जैसलमेर आके कहते हैं कि कौन है बता देना। तो कहा कि रात को वो यहाँ यहाँ वहां सोती है, तो सल्टा देना, काम कर देना। तो बाघ जी वो देख नहीं रखा था फार्मली को, तो उन्होंने कहा सल्टा देंगे भाई, रात को गला काट देंगे, जेल दे देंगे, तुम कहोगे वो कह देंगे। तो उन्होंने कहा जेल वेर तो देना नहीं है, सुबह राजा जी उठे तो सल्टा देंगे अपने को, तुमने तो ले जाना यहीं से काट कुटा के फेंक देना, ठीक है ना। तो बाघ जी कहते हैं कोई बात नहीं। शाम को बाघ जी सोना तो नहीं था, क्योंकि बाघ जी को सल्टाना था मामला। तो बाघ जी सोते नहीं है, बाघ जी एकदम मतलब टहल रहे थे, उन्होंने देखा कि ऊपर बालकनी के अंदर कोई लुगाई फिर रही है। उसकी और चांद के अंदर कंपैरिजन करें तो चांद कम सुंदर लग रहा है, वो लड़की जो है ज्यादा सुंदर लग रही है। उसने पास में पूछा ये कौन है। उसने कहा यही तो बारमेली है। उसने कहा फिर जीजा की गलती नहीं है। किसकी? जीजा की गलती फिर नहीं है, गलती तो बारमेली की है। जिस प्रकार से उसने कहा था राजकुमार ने, उसी प्रकार से बागा ने कहा वैसे गलती तो बारमेली की नहीं है, गलती तो अपनी जीजा की गलती नहीं है, गलती बारमेली की है। वो है इतनी सुंदर कि कोई भी उसके मोह में प्रेम में पड़ सकता है। तो वो कहता है अब मारा नहीं जाएगा, अब तो साथ ही ले जाएंगे इसको। तो वो अपनी बहन को कहता है जाके कि देखो तुम्हारे तो कुल मिला के भारवे से पीछे छुड़ाना है ना। उसने कहा हाँ, तो कुछ भी हो तुमसे को उससे मतलब नहीं है ना, मरे जीवे। उसने कहा कोई मतलब नहीं है बहन ने। तो उसने कहा ठीक है मेरे काम करना कि जो मैं सुबह सीख देगा ना मेरे को भाई, भाई जब सीख मतलब कि ससुराल जो होता है उसमें जब भाई आता है, किसी लड़की का ससुराल के अंदर भाई आता है, तो उसको सीख देते ना वापस। तो सीख देते टाइम उसने कहा कि तुम बताना तो सिर्फ भारमली को भेज देना। उसने कहा ठीक है। सुबह हुई तो सुबह भाई साहब भारमली सुबह सुबह 4 बजे उठ जाती। 6 बजे जाने वाला था। डाकू थे भाई साहब, सुबह सुबह निकलना होता था। दिन में तो डॉन को 16 मुल्कों की पुलिस ढूंढती थी, तो सुबह सुबह निकलना होता था। 5-1 बजे 4 बजे उठ गई, 5 बजे अपने डाकू जी उठ गए, बागा जी। ठीक है, बाघ जी उठे, बाघ जी उठते ही कहा कि चलो भीड़ हो जाओ, ठीक है चलते हैं अपने तो कोटड़ा चलते हैं। तो रानी को तो कह रखा था कि तू आना मत, भारमली को भेज देना। भारमली को कहा कि रानी ने कहा मेरी तो ऊँग ही नहीं उठी, यूं मैं तो माँ तो धूके मारो, तो तुझे भारमली ने भेज दो। उसको पता था कि भारमली 4 बजे उठ जाती है, तो उसको भेज दो। तो बारमली को भेजते हैं। अब भाई साहब पहले वाले डाकू ऊँटों के ऊपर बैठते थे, तो स्टूल के ऊपर चढ़ के तिलक करना पड़ता था। तो जैसे ही बारमली उसके ऊपर स्टूल पे चढ़ी और तिलक यूं करने के लिए हाथ ऊंचा किया, तब तक हाथ पकड़ के बाघ जी ने अपने आगे बिठा लिया और चल दिए कोटड़ा की तरफ। अब जैसे ही जैसलमेर से कोटड़ा पहुंचे, तब तक बाघों को भारमली से और भारमली को बाघा से प्रेम। ठीक है, फिर वही बाघा और भारमली वही रहे उन धोरों के अंदर ही। ठीक है, कोटड़ा वाले के धोरे हैं, आपने सुना होगा। अब वहां पे मालदेव जी ने देखा रहे, मालदेव जी फॉलो करता था बाघ सिंह डाकू फेमस थे थोड़े से, तो फॉलो करता था। उसने देखा, उसने स्टोरी डाली जब जा रहे थे तो प्रेम हो गया दोनों को, तो स्टोरी डाला माई लव माई लाइफ। तो मालदेव जी फॉलो करते थे, मालदेव ने देखा ये अपनी वाली जैसी नहीं है। ईश्वरदास जी ने कहा कि अपने वाली जैसी नहीं है, अपने वाली ही है। तो उसने कहा ये क्या हो गया। तो उसने कहा मामला गड़बड़ हो गया, मरवा दिए थे। तो आसानंद जी को बुलाओ। क्या आसानंद जी को क्यों बुलाओ, ये काम है। आसानंद जी को बुलाया और कहा कि आज तेरी मृत्यु है भाई साहब। तो आसानंद जी ने कहा कि मेरी मृत्यु, मैंने क्या कर दिया। कि सब कर्म कांड तो तेरा ही तो है। वो उमा देवी भटियानी चुपचाप यहाँ पे आ रही, तो क्या जरूरत थी उसको जाके दुआ सुनाने की तेरे को। भाई अगर तू दुआ नहीं सुनाता, वो यहाँ पे चुपचाप आ जाती, भारमली यहाँ पे रहती, कोई दिक्कत ही नहीं होती। मान लो भारमली तो चल जाती, लेकिन कम से कम उमा देवी भटियानी तो यहाँ पे रहती। तो दिक्कत तेरी है। अब तू, तो उन्होंने कहा मैं तो चारण हूँ, मेरे को तो मार ही नहीं सकते तुम। उसने कहा आज से मारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। राजपूत मान लो चारणों को नहीं मारते, लेकिन आज से मारेंगे। तो उसने कहा देखो ये तो गलत बात है। तो उसने गलत नहीं है, गलत तो तूने किया है। तो उसने कहा कि यार देखो अगर मैं भारमली को वापस यहाँ पे ले आऊं तो फिर तो नहीं मारोगे ना। तो उसने कहा हाँ मार देना, ठीक है अगर तू मान लो भारमली को वापस ले आएगा तो हम तुमको मृत्युदंड नहीं देंगे, यानी मारेंगे नहीं। तो आसानंद जी जाते हैं वहां से, बस पकड़ के उतरते हैं। उतरते ही भाई साहब बाघा और भारमली को पता चलता है कि अपने आ रहे हैं आसानंद जी। आसानंद जी बहुत अपने समय के बहुत बड़े कवि हुए थे, ठीक है। तो वहां पे आते हैं आसानंद जी। आसानंद जी आते ही एकदम बाहर में यूं बढ़िया चाय बनाती हैं। आसानंद जी के पास कौन बैठता है, बागा बैठता है, उनको मतलब बढ़िया मेहमान नवाजी करता है बैठा के कुर्सी पे। जो कवि आदमी होता है ना, चारण आदमी होता है, उसकी कविता सुन लो तुम सिर्फ, क्या सुन लो, उसकी कविता सुन लो, उसकी तारीफ कर दो, बस इतनी सी बात है। लुगाइयों की एक तारीफ कर दो, और जो कवि लोग होते हैं उनकी कविता सुन के उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दो, वो खुश हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे, तुम्हारे ऊपर जब अपना जीवन वार देंगे भाई साहब। जो तुम कहोगे वो कर देंगे, तुम्हारे ऊपर दुआएं लिख देंगे,
कुछ भी लिख के सुना देंगे तुमको, इतना है इजी उनको राजी करना। तो आसानंद जी खुश हो गए, बढ़िया चाय बनाई, गाजर का हलवा पकड़ा पुड़वा के उन्होंने लगा। देखो अगर जोड़ी है ना तो मालदेव और भारमिल की जोड़ी तो बनेगी नहीं, ये जोड़ी बन रखी है ना तो बाघा और भारमिल की बन रखी है। उन्होंने बाघा और भारमिल के साथ सेल्फी खिंचवाई, ठीक है, और एक दोहा लिखा नीचे है और स्टोरी लगाई और सिन तोड़ के फेंक दी। दोहा क्या था कि क्या तरवरते मोरियो और सरवरते हंस, तरवरते मोरियो सरवरते हंस, आगे बस यही है। जहां बागा वहीं भारमली, और जहां दारू थे वहीं मंस। यानी का मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि तरवरते मोरियो मतलब जहां पर बारिश होगी वहां पर मोरियत होंगे। सरवरते हंस, जहां पर सरोवर होगा वहां पर तो अपने जो है भाई साहब हंस का होना फिक्स है। और जहां पर बागा होगा वहां पर भारमली होगी, और जहां पे दारू होगी वहां पर मांस बनना तो आम बात है, ठीक है। तो ये किसने कहा? ये कहा आसानंद जी ने, और सिम तोड़ के भगा दी और वहीं पे रहे और वहीं पे बागा भारमली में दुए लिखे शानदार शानदार, और वहीं आजीवन अपना वहीं बिताया। बागा की किसी मुठभेड़ के अंदर मृत्यु हो जाती है वहीं पे, मृत्यु हो जाती है तो वहां पे बाघ जी के दोहे लिखते हैं फिर वो कि घर आओ बाघ जी ने, घर ऊँटा डारा थू धड़ीन, ये इस कुछ प्रकाश के जो है दोहे लिखते हैं, ठीक है ना। तो लिख लिया होगा ये, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं अपन। दरबारी विद्वान हो गए, उपाधियां लिखो। उपाधियां कौन कौन सी थी? सबसे पहली उपाधि जो आती है इनकी निकल के, वो आती है अपने हिंदू बादशाह। और दूसरी जो है वो है हसमत वाला राजा। हसमत वाला मतलब कि एकदम टसन, किसी के अंदर टसन कहता है ना कि टसन हो, मतलब एकदम मजेदार कैरेक्टर होता है ना कोई, ठीक है। आपने देखा होगा किसी हीरो का कोई मान लो कि भाई होता है या कोई अलग दोस्त होता है, वो एकदम मजेदार कैरेक्टर होता है ना, या फिर खुद हीरो ही मान लो, जो कि मतलब एटीट्यूड टाइप हो किसके अंदर, ठीक है। तो वो कौन था? मालदेव था अपने। इसके कुछ निर्माण कार्य थे एक आधे, वो भी लिख लो साथ साथ में। निर्माण कार्य कौन कौन से थे? तो सबसे पहले जो इसने जोधपुर दुर्ग का परकोटा बनाया था, जालोर गेट ना, ये सोचती गेट, ये सुनते हो ना इनके, ये जो है रात को पहले बंद हो जाते थे, करते थे, मतलब इनके चारों तरफ क्या थे? परकोटे थे, गेट। जहां पे भी आप गेट सुनो ना, इसका मतलब वो किसी परकोटे का हिस्सा है, ठीक है। निर्माण कार्य में अंदर जोधपुर दुर्ग का परकोटा बनवाया। इसके अलावा कौन कौन से थे? इसके अलावा जो है इन्होंने जिस जिस जगह पे इन्होंने आक्रमण किए थे ना, वहां पे भी एक एक आधे दुर्ग बनवा दिए थे, जिनमें से जगह पड़ती है अपने नागौर के अंदर, मैंने बताया था रिया जगह पड़ती है, ठीक है। रिया, मेड़ता और जैसलमेर के अंदर पोखरण, इन तीनों जगहों पे इन्होंने दुर्ग बनाए थे, ठीक है। पोखरण में दुर्ग बनवाए। इतना लिख लो। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं चंद्रसेन। कौन? चंद्रसेन, भूला बिसरा राजा मारवाड़ का। लिख लो फटाफट, लिख। लिख लिया होगा, साथ साथ ही लिखना था। उपाधियां ये जो भी लिखा था उन्होंने मैं, निर्माण कार्य, ये साथ साथ ही लिख लिया। मैं तो स्क्रीन शॉट दे लिया करो। लिख दिया चंद्र सिंह।
इनके पिता मालदेव, माता स्वरूप कंवर। पढ़ा रखा है, ध्यान होना चाहिए। ठीक है। अब जब मालदेव जी मरे ना, तो उन्होंने मेरे हिसाब से या तो एक गलती कर दी या बहुत बड़ा अच्छा काम कर दिया। कौन सा? कि उन्होंने क्या किया कि उसके तो जो बड़े बेटा था ना, उससे 3 नंबर वाले बेटे को राजा बनाया। यानी कि चंद्रसेन से दो बड़े बेटे भी थे, उनको राजा नहीं बनाया और चंद्रसेन को बनाया। किस प्रकार से अभी समझाते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं अपन। मालदेव और मालदेव के 4 टावर। मालदेव बेसिकली चंद्रसेन था, उससे 3 बेटे मालदेव के, यानी उसके चंद्रसेन के 3 भाई नाराज थे। कौन कौन से थे? ठीक है, अभी बात कर लेंगे अपन। सबसे पहले सबसे बड़ा बेटा था, उसका नाम था राम। क्या नाम था? राम। जो दूसरा बेटा था उसका नाम था उदय सिंह। तीसरा जो था उसका नाम था चंद्रसेन। और जो तीसरा नाम था उसका नाम था रायमल। कौन? रायमल। अब जो अपना चंद्रसेन था, उसको पता था कि भाई साहब अपने को राजा नहीं बनाया है, तीसरे मतलब सॉरी, जो अपने को राजा बनाया है, दो बड़े वालों को नहीं बनाया है, तो दिक्कत तो होगी। और ये चौथे वाला ये सोच रहा था कि पापा ने मान लो कि चंद्रसेन को राजा बनाया है, मान लो कि एक को छोड़ा, पहले को छोड़ के दूसरे को बना रहे थे, फिर दूसरे को छोड़ के तीसरे को बनाया, तो तीसरे को छोड़ के चौथे को भी तो बना सकते थे। भाई दो को छोड़ा, एक को छोड़ देते, मेरे को राजा बना देते। तो ये रायमल नाराज हो गया, उदय सिंह नाराज था ही, और राम भी नाराज हो गया। तो चंद्रसेन ने सोचा यार देखो, हो सकता है विद्रोह करे, तो इनके क्या कर देता हूं, मैं इनको एक एक जागीर दे देता हूँ। ठीक है। तो चंद्रसेन ने इनको खुश करने के लिए कुछ जागीरें दी एक एक सबको। राम को जो बेसिकली थी वो थी, दी थी फणूजा, और उदय सिंह को दी दी थी पोखरण और फलोदी। खुद राजा बन ही गया था। अरे यार, फणूजा नहीं है, वो बुंदेज है। खुद राजा बना था। और रायमल को दे दिया था सिवाना। हमने पढ़ा था कि सिवाना जीता था किसने? मालदेव ने किस किस को हराकर? डूंगर सिंह को हराया था, उससे को हराकर जो है अपने जीता था सिवाना। और लूणकरण को हराकर उन्होंने क्या दे दिया था? फड़ोदी दे दिया था। ठीक है। और पोखरण और जो फड़ोदी है वो दोनों जाके उदय सिंह को दे दी चंद्रसेन ने, राम को दे दिया गुंदेज। ठीक है। और चंद्रसेन को खुद राजा बनना हुआ था, और सिवाना किसको दे दिया? रायमल को। अब यहाँ पे भाई साहब ये जो है चीजें वो लिखो आप। इसके बाद ये दोनों धापे तो नहीं थे, दोनों के बीच में राम सिंह और मालदेव और जो उदय सिंह है उनके बीच में दो दो युद्ध हुए थे। ठीक है। वो उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस डायग्राम को बना लो, जैसे जैसे बनाया हुआ है उसी प्रकार से बना लो। माता पिता जो भी नाम लिखे हैं फटाफट लिख लो। लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे ले जाना चाहो तो। ये लो, हट गया हमें। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट भी। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले लो डाबरो, और वैसे हटते ही नहीं है यार। तो मैंने इस चीज को थोड़ा सुधार किया है। ठीक है। पहले भी ऐसा नहीं है, पहले भी नहीं करता था, लेकिन पहले स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी।
क्यों? क्योंकि साथ साथ में लिखाते हैं, अपन को स्क्रीनशॉट की जरूरत पड़ती नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी कोई चाहे कि नहीं मेरे को तो ये मान लो डायग्राम, जिस दिन भी डायग्राम होता है ना, कुछ डायग्राम टाइप से समझाता हूँ मैं, तो मैं कहता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि गैलरी में होगा तो कई बार अपन गैलरी में जाते हैं तो वहां पे जो है चीजें रिवाइज होने के चांस हो जाती है। ठीक है, दो युद्ध पढ़ेंगे। ढापे भाई साहब फिर भी नहीं तो दो युद्ध वे कौन कौन से? एक तो नाडोल का युद्ध, नाडोल का युद्ध, ठीक है। ये हुआ सबसे मोटे बेटे कौन? राम, राम सिंह वर्सेस कौन? अपना चंद्रसेन। कौन जीता इसके अंदर? चंद्रसेन जीता है, जैसे जैसे लिखना है आपको। इसके बाद में एक और युद्ध हुआ, कौन सा? लोहावट का युद्ध, लोहावट का युद्ध, ठीक है। ये भी किस किस? ये उदय सिंह जो राम सिंह से छोटा था उसके बीच में, और चंद्रसेन के मध्य। चंद्रसेन, इसमें भी कौन जीता? चंद्रसेन जीता। अब आप सोचोगे कि दो युद्ध क्यों है, तीसरा क्यों नहीं लड़ा? तो मैं कहूंगा भाई साहब, उसको लगा होगा, किसको? है राजमल को, कि दो भाई साहब दो नहीं जीत पाए तो मैं क्या, मोटोडिया नहीं जीतिया तो अपनी तो फुटबॉल बनानी तय ही है भाई, मैं तो छोटा ही हूं ना भाई। मैं तो मान लो कि चंद्रसेन से, चंद्रसेन तो इन दोनों से छोटा था फिर भी हरा दिया। अब मैं तो उन दोनों से छोटा हूँ, और भी तीनों से छोटा हूं मैं, मेरे को मैं तो क्या हरा पाऊंगा? ठीक है। इसके बाद ये दोनों नाराज हो जाते हैं भाई साहब, कि यार आक्रमण कर दिया, ये कर दिया कि हमको राजा नहीं बनाया, तो नाराज होकर ये कहां चल जाते हैं? ये दोनों जने, उदय सिंह और राम सिंह, ये दोनों दोनों चल जाते हैं अकबर की शरण के अंदर। ठीक है, उधर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इधर बन जाता है अकबर। तो लिखना, देखो जहां समझाने की चीजें होगी ना वहां पर समझाएंगे। इतना लिखा हुआ था सिर्फ बागा और भारमले का रात दुहा, ठीक है ना। उसके अंदर मैंने आपको पूरी कहानी बताई है। तो जहां पे चीजें समझाने लायक होगी, वो जहां पे चीजें होगी वहां पे आपको पूरा बताऊंगा, लेकिन जहां पे चीजें लिखने की होगी वहां पे अपन सिर्फ लिखेंगे। तो लिखना, उदय सिंह तथा राम सिंह नाराज होकर अकबर के पास चले गए। अकबर के पास गए तो अकबर ने भी सेना भेजी कि ठीक है यार, वो नहीं मान लो, चंद्रसेन नहीं मान लो, तुमको राजा नहीं बना रहा, तो अकबर सेना भेजता है। लेकिन अकबर अपने एक सेनापति, नाम था उसका हुसैन कुल्ली, हुसैन कुल्ली नामक, अकबर अपने एक सेनापति हुसैन कुल्ली नामक, कुल्ली के नेतृत्व में जोधपुर पर सेना भेजता है तथा जोधपुर पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना। तो आप कहोगे कि यहाँ पे फिर उसका क्या हुआ चंद्रसेन का? तो चंद्रसेन जो है बेसिकली यहाँ से भद्राजुल चला गया। कहाँ पे देखना, चंद्रसेन जोधपुर से भद्राजुल चला गया। कहाँ चला गया? भद्राजुल चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे भद्राजुल जाने के बाद
अकबर, यहाँ पे उधर मैंने हमने पढ़ाया था ना, कौन, लूणकरण, ठीक है, सॉरी लूणकरण नहीं, जयसी, जयसी का पुत्र कौन था, बीकानेर वाला जयसी जो था, जयसी का टावर कौन था, कल्याणमल, कल्याणमल का एक पुत्र था कौन, राजकुमार था, राय सिंह, कौन है, राय सिंह, उस राय सिंह को जो है वहां पे अधीनता स्वीकार कर लेता है कौन, कल्याण में, ठीक है, जो कल्याणमल है वहां पे जो नागौर दरबार था उसके अंदर अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है, कहां पे, 1970 के अंदर। अब 1972 के अंदर उसके बेटे, कल्याणमल का बेटा था, राजकुमार था कौन, राय सिंह, उस राय सिंह को जो है यहाँ पे 2 साल के लिए जो जोधपुर का प्रशासक नियुक्त करता है, उसको कहता है राय सिंह तू जा और तू जो है अपने चंद्रसेन की फुटबॉल बना, तो ये फुटबॉल बना के लेने के लिए आता है यहाँ पे, लेकिन देखते हैं बनती है कि नहीं बनती है, तो देखना अकबर ने 1572 से 1574 तक राय सिंह पर, राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया, ठीक है। अब जैसे ही राय सिंह को प्रशासक नियुक्त करता है, प्रशासक नियुक्त करते हैं, राय सिंह आता है जोधपुर किले के अंदर और पूछता है कि कहाँ गया भाई साहब चंद्रसेन, ठीक है, ढूंढो उसको। अब कहा कि ढूंढने की जरूरत नहीं है, पता है कि कहाँ की भद्राजुंड, तो कहा ठीक है फिर भद्राजुंड पे आक्रमण करो। जैसे ही भद्राजुंड पे आक्रमण किया तो भाई साहब अपने चंद्रसेन जी चले गए सिवाना, क्योंकि राठौड़ों को सरणी स्थली कहाँ है, कहाँ पे, सिवाना। अब जैसे सिवाना गया वहां पे राय सिंह जी को पता चला कि उधर अपने पापा सल्ट गए, वापस हट गए तो ये उधर चले गए, कहाँ पे, वापस बीकानेर, ठीक है। इसके बाद में पढ़ते हैं, सबसे पहले यहाँ तक लिखो जो पढ़ा है अभी, लिखना, राय सिंह भद्राजुंड पर आक्रमण करता है, चंद्रसेन भद्राजुंड से सिवाना चला जाता है, कहाँ पे चला जाता है, भद्राजुंड से सिवाना चला जाता है। उधर राय सिंह वापस बीकानेर जाता है, इधर से थोड़े थोड़े जो है अपना वाला चंद्रसेन आक्रमण करना शुरू कर देता है, वापस खोदे देना शुरू कर देता है। तो जो अकबर कहता है भाई साहब देख राय सिंह वापस आना पड़ेगा तेरे को, ने दिक्कत कर रहा है भाई साहब अपने चंद्रसेन। तो वो वापस आता है और वापस जो है सिवाना पे आक्रमण करता है, कहाँ पे, सिवाना पे चला गया था तो सिवाना पे आक्रमण करता है। अब नहीं 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 नहीं, इससे पहले क्या करता है, वो आता है और वहां पे ये ढूंढने की कोशिश करता है, क्या करता है कि इसकी मदद कौन कर रहा है, कि भाई साहब यार मान लो ये आक्रमण तो कर रहा है, तो आक्रमण कर कैसे रहा है, इसके बाद तो सेना ही नहीं है। तो इसको पता चला कि सोजत वाला जो कल्ला है, बेसिकली जो राम सिंह था ना, मैंने पढ़ाया था राम सिंह विद्रोह था, विद्रोही भाई था इसका, किसका, चंद्रसेन का। तो वो उसका बेटा था कौन, कल्ला, राम सिंह तो नाजुका था लेकिन उसका बेटा छोका भला होगा। तो उसने क्या किया, उसने चंद्रसेन की मदद की थी। तो उसने, राय सिंह ने सबसे पहले क्या कहा कि जो जो इसकी मदद कर रहा है ना उसको हराओ सबसे पहले, तो फिर करेंगे अपन सिवाना पे आक्रमण। तो राय सिंह सबसे पहले कहा आक्रमण करता है, सोजत पे, और कल्ला राठौड़ को वहां पे हरा देता है, ठीक है। तो लिखा ना, राय सिंह सोजत पर आक्रमण करता है तथा तथा वहां कल्ला राठौड़ को पराजित कर देता है। इतना लिखो यहाँ तक, उसके बाद में जो है बाकी कहानी लिखते हैं अपन, फटाफट से लिखो यहाँ तक।
हट जाऊं मैं पूरा? देखो, लिख लो फटाफट। लिखना लिख लिया होगा फटाफट, है ना? आगे लिखना। और वहां पे कल्याण राठौड़ को तो हरा दिया कि भाई जो हेल्प कर रहा है उसको तो हरा दिया। अब बचा है चंद्रसेन, ठीक है। चंद्रसेन कहाँ गया हुआ था? सिवाना। तो सिवाना पे आक्रमण करता है। अब जैसे सिवाना पे आक्रमण करता है, चंद्रसेन वहां पे भी नहीं मिलता। वहां पे जो है वो सिवाना की जो जिम्मेदारी है वो फत्ता को देता है, और वहां से कानूजा चल जाता है। कानूजा नामक स्थान है, वहां पे चल जाता है, ठीक है ना? तो लिखना आगे। राय सिंह सिवाना पर आक्रमण करता है। चंद्रसेन सिवाना की जिम्मेदारी पत्ता राठौड़ को देकर कानोजा नामक स्थान चला जाता है। अब यहाँ पे ना राय सिंह ने आक्रमण तो कर दिया सिवाना पर, लेकिन इसको यहाँ पे इसको जीतने में ना वो यहाँ पे असफल हो गया था। भाई इतनी देर तो क्या हो रहा था, जहां जहां पे मान लो कि चंद्रसेन जा रहा था, वहां वहां पे क्या कर रहा था? राय सिंह आक्रमण करता जा रहा था। जैसे जैसे आक्रमण कर रहा था वैसे वैसे वहां पे जीत रहा था, और वहां से आगे चंद्रसेन जाता जा रहा था। अब चंद्रसेन यहां से आगे चला गया, यहाँ पे फत्ता को दे दी। अब फत्ता से भाई साहब बाजी नहीं मार पाया। कौन है? राय सिंह। और यहाँ पे फत्ता जो है राय सिंह को हरा देता है, यानी राय सिंह जो है सिमाना पर अधिकार करने में असफल होता है, ठीक है। देखना, राय सिंह सिवाना को जीतने में असफल रहा। असफल रहा तो मैंने मेवाड़ पढ़ाते टाइम आपको एक चीज बताई थी कि 1576 के अंदर संस खां सिवाना को जीत के जो है कुमलगढ़ पे आक्रमण करता है 77, 78 और 79 के अंदर। ये चीज मैंने पढ़ाई थी ना। तो वो जो सिवाना का दुर्ग पे 1576 में आक्रमण किया था, तो यही सिवाना का दुर्ग था। यहीं पे सिवाना पे अधिकार किया था उसने। तो अकबर जो है शम्स खां को यहाँ पे भेजता है कि तू जा, तू सिवाना पे आक्रमण कर, और वहां पे जीत गया। तो यहाँ पे शम्स खां जीत जाता है किसको? सिवाना पे। लिखना, अकबर अपने सेनापति अकबर अपने सेनापति शम्स खां को 1576 में सिवाना
भेजता है शम्स खां सिवाना पर अधिकार कर लिया। शम्स खान ने सिवाना पर अधिकार कर लिया। इतना लिखो, फटाफट से लिखो। लिख लिया होगा, आगे बढ़े, लिखो। अब अकबर भाई साहब बात थोड़ा है, उसको तो चंद्रसेन को मारना था ना। मैंने कहा था ना कि चंद्रसेन, प्रताप और ये कुछ ताज खां, ये कुछ ऐसे बंदे थे जो एक ही टाइम पे जो है ना अकबर के खिलाफ लड़ रहे थे। तो अकबर को ये जरूरी था कि चंद्रसेन की मृत्यु हो जाए जल्दी से जल्दी। क्यों? क्योंकि अगर ये साथ मिल गए ना तो भाई साहब अकबर की धज्जियां उड़ सकती है, अकबर की मटिया फलित हो सकती है। तो फिर से आक्रमण करता है, कुछ भी ना कुछ करता है। तो जो है अकबर का एक सेनापति था जलाल खां, उसको भेजता है। तो वहां पे मुठभेड़ में जो है यहाँ पे जलाल खां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये लिखना। अब जैसे ही मृत्यु होती है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है भाई साहब चंद्रसेन को। चंद्रसेन जो है उसके बाद में 1580 के अंदर जो है सोजत को जीत लेता है। सोजत जीत के आया था भाई साहब। अब वहां का जो सामंत था, एक सारण का सामंत, जो सारण है उसके अंदर, एक सारण के जंगल है ना, उसके अंदर एक सिंचिया नामक स्थान पड़ता है। वहां का सामंत था बेरीसाल। उस बेरीसाल भाग गया भाई साहब चंद्रसेन से, क्योंकि चंद्रसेन के पास पैसे नहीं थे। ठीक है, जब पैसे नहीं थे तो भाई साहब उसने ना पोकरण भेज दिया था, अभी लिखवाऊंगा मैं। उसने पोकरण भेज दिया था हर्राय को। हर्राय को पोकरण भेज दिया था, किसके लिए? 1 लाख रुपयों के लिए। तो इसके पास, इसका मतलब पैसे नहीं थे, तो ये आसपास के सामंतों को लूटता था और फिर सेना इकट्ठी करता और फिर जो है आक्रमण करता था। तो यहाँ पे सामंत जो थे इससे परेशान हो चुके थे। तो जो बेरी साल था सिंचे का सामंत, उसने जो है चंद्रसेन को जहर दे दिया और उसके बाद चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। तो लिखेंगे, है ना। लिखना सबसे पहले हर्राय वाली बात लिखना। जैसलमेर के हर्राय ने चंद्रसेन पर आक्रमण किया। चंद्रसेन ने कहा, तू आधी रोटी में दाल क्यों ले रहा है भाई साहब? तूने आक्रमण तो किया लेकिन क्यों कर रहा है? तू आधी रोटी में दाल क्यों है? कि तुमने भी तो फर्जी लिया था हमसे, तो हमको भी चाहिए वापस कुछ ना कुछ। तो वो ऐसा कहता है कि देखो पोखरण दे दो। हर्रा कहते तुम पोखरण दे दो। उसने कहा पोखरण ऐसे कैसे देते हैं, 9 नंबर की जुत्ती आती है भाई साहब। अब यहाँ पे पैसे की जरूरत थी उसको चंद्रसेन को। तो चंद्रसेन ने थोड़ा सोचा और कहा कि देखो पोखरण ऐसे तो नहीं दे सकता, लेकिन पैसों में दे सकता हूँ। तुम अगर खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। तो 1 लाख फिंदोली कहते थे, फिंदोई। ठीक है, वो फिंदोई यानी कि 1 लाख सोने के सिक्के थे उस समय, एक इकाई होती है फिंदोई। तो उसके अंदर 1 लाख सिक्के के सोने के अंदर पोखरण बेच दिया था। लिखना, आक्रमण किया जिसके बाद चंद्रसेन ने हर्राई को पोखरण बेच दिया। आगे लिखना। अकबर के सेनापति अकबर के द्वारा भेजी गई सेना में उपस्थित जलाल खां
की एक मुठभेड़ के दौरान मृत्यु हो गई। आगे लिखना कॉन्फिडेंस आया तो सोजत को जीता लिखना। 1580 में चंद्रसेन ने सोजत जीता। आगे लिखना सारण के जंगलों में सिंचिया के सामंत बेरीसाल ने चंद्रसेन को जहर दे दिया। ठीक है लिखना। वहीं पर चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। कहां पर? सारण के जंगलों के अंदर। ठीक है, अब इसकी उपाधियां लिखेंगे आगे। थोड़ी सी एक दो चीज लिख लेना। कौन सी? अकबर ने 1581 से 83 तक जोधपुर को खालसा घोषित कर लिया। अब ये बोलना खालसा खालसा क्या होता है बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। खालसा मतलब जैसे कि आपने केंद्र शासित प्रदेश पढ़े होंगे ना, उसी प्रकार से जो है केंद्र के अंडर आएगा वो स्थान, तो उसको क्या कहते हैं? खालसा। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है? फटाफट से लिख लो, उसके बाद उपाधियां बची हुई है वो लिखते हैं। ठीक है, लास्ट में मैंने 20 मिनट लिखवाया है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो शुरू में मैंने पूरा समझाया ही है। ठीक है, ये कमेंट भी किया था वैसा भी, यहाँ लिखा था कम हो कि सर, एक कमेंट आया था बच्चे का कि सर आप पढ़ाते तो हो, ठीक है, समझाते तो हो बहुत बढ़िया, लेकिन इसके अलावा आप लिखवाते बहुत कम हो। तो अब ये थोड़ी लिखूंगा कि हुमायूं ने भेजा 3 दूतों को और फिर महादेव ने उनको 3 बोरियां ऊंचाई 3 बोरियां ऊंचा के वापस भेजा, ये थोड़ी लिखवा सकते हैं ना। समझाना मतलब कि स्टोरी, जैसे कि मैंने बागा भारमली की जो कहानी सुनाई पूरी पूरी, ठीक है ना, वो लिखवाने की नहीं है। वो बागा भारमली का दुआ वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो बस मैंने आपको बताया है। ठीक है, वो है क्या उसकी चीज के अंदर, ठीक है, वो हुआ क्या था, तो वो कहानी सुनाई जाती है। बड़े बेच जहाँ पे होंगे वहां पे आपको कुछ चीजें इनके अंदर नोट भी करवाई जाएगी। अभी मान लो ये यूट्यूब है, ठीक है, तो यूट्यूब पे इतना ज्यादा डीप चले जाएंगे ना, तो फिर तो हमारे जो है मान लो थोड़े से व्यू के ऊपर भी डाउन जाते हैं ना। तो इतना अभी प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं बना है। जिस दिन उम्मीद यही करते हैं जिस दिन 10 के हो जाएंगे ना, उस दिन पूरा डीप से पढ़ाएंगे, आरएस लेवल से भी अधिक जाने की कोशिश करेंगे उस दिन तो। ठीक है ना, फिलहाल तो यहाँ तक लिख लिया होगा। ठीक है, हट जाता हूँ मैं एक बार। लिख लिया होगा। हेडिंग उपाधियां, और सबसे पहले लिखो मेवाड़, सॉरी, प्रताप का अग्रगामी। हेडिंग डालो, सबसे पहले उपाधियां मैं लिखवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उपाधि कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले आती है
मारवाड़ का प्रताप। दूसरी आती है प्रताप का अग्रगामी। प्रताप का पथ प्रदर्शक। मारवाड़ का भोला बिसरा राजा। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लेना। इसके बाद में कल नागौर दरबार लगवाएंगे अपन। ठीक है, दरबार लगाएंगे कौन सा, नागौर का। मोटर राजा उदय सिंह कौन सा, किसके भाई, चंद्रसेन का भाई था, दूसरा हुआ। ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो आज के लिए सेशन इतना ही रखें, तो मिलेंगे कल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद। और यहाँ तक पहुंचे हैं अगर अंत तक, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तब तक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर दें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।